हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द 12 अप्रैल 2025 को आरएसएबी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर हुआ उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे पास यहाँ पर टेक्निकल पार्ट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने भेजे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ एट द लास्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना रह सकता है। तो जो हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 में से टेक्निकल पार्ट में जितने क्वेश्चंस हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अवेलेबल हुए उन सब को आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अमृतवन सांगिड, आईएएस क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक करंट ऑफ -6 + 8√2 sin ओमेगा t + 30 डिग्री इस पास थ्रू अमीटर 3 अमीटर से पास हो रही है। पहला अमीटर जो है वो पीएमएमसी टाइप सेंटर 0 पीएमएमसी टाइप मीटर है, दूसरा ट्रू आरएमएस मीटर है और तीसरा मूविंग आयरन मीटर है। द रेस्पेक्टिव रीडिंग इन अमीटर इन एम्पियर विल बी, ये बताना है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास डेटा गिवन है वो डेटा गिवन में एसी प्लस डीसी दोनों का कंपोनेंट है। नॉर्मली हमारे पास अगर आप किसी भी एसी प्लस डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई नोड प्लस आई एम वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड सो ऑन आई एम थ्री आई एम फाइव। इस तरह से अगर आपके पास हार्मोनिक्स कंपोनेंट होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस करंट वेव को 3 मीटर से पास किया जाता है, 3 अमीटर से पास किया जाता है, A1, A2, A3, तो हमारे पास तीनों की रीडिंग क्या होगी यही पूछा है। पहला मीटर जो है वो सेंटर 0 पीएमएमसी मीटर है। सेंटर 0 पीएमएमसी मीटर का मतलब ये है कि उसमें 0 पॉइंट जो है सेंटर पे अवेलेबल होता है। राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव रीडिंग होती है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव रीडिंग होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास ये सिग्नल एसी प्लस डीसी किसी सेंटर 0 पीएमएमसी मीटर से पास होता है तो हमारे पास पीएमएमसी मीटर जो है केवल और केवल डीसी को ही डिटेक्ट कर पाएगा, ये सभी आप जानते हैं। और यहाँ पर डीसी कंपोनेंट कौन सा है इस एग्जांपल में, -6 + 8√2 sin ओमेगा टी + 30 डिग्री, ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हो। ठीक है, यहाँ पर जो डीसी कंपोनेंट है दैट इज द -6 एम्पियर। तो ये जो पहला मीटर है वो कितना मेजर करेगा, केवल -6 एम्पियर करेगा। दूसरा और तीसरा जो मीटर है हमारे पास ये ट्रू आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। मूविंग आयरन भी एसी प्लस डीसी दोनों की आरएमएस वैल्यू को कंबाइंडली मेजर करता है, तो टोटल आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। ये भी टोटल आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा, मतलब A2 और A3 सेम रीडिंग देंगे क्योंकि ये टोटल आरएमएस वैल्यू मेजर करने वाले। टोटल आरएमएस कैसे कैलकुलेट करें, तो टोटल आरएमएस जो आप कैलकुलेट कर सकते हो वो क्या होता है, डीसी कंपोनेंट स्क्वायर प्लस एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। इस तरह से हम करते हैं। डीसी कंपोनेंट क्या है, -6 का स्क्वायर प्लस आरएमएस वैल्यू क्या है 8√2, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2 उसका स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा √36 और 8 स्क्वायर मतलब 64, √100 आपके पास कितना आएगा 10 एम्पियर आएगा। दैट मीन्स हमारे पास सेकंड और थर्ड मीटर जो है वो कितनी रीडिंग देंगे, 10 एम्पियर की रीडिंग देंगे। So what will be the right answer? 6 -6 10 10. So ultimately what will be the right answer? B will be the right answer. Next question देखते हैं, डिटेल सॉल्यूशंस वी हैव प्रिपेयर। तो इस वीडियो के बाद हम जो है इसके डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। यू कैन गेट, कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैव मैक्सिमम लोडिंग इफेक्ट ऑन द सर्किट अंडर मेजरमेंट। जनरली हमारे पास क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक सर्किट है, मान लीजिए ये आपके पास 100 वोल्ट है, अब आपके पास यहाँ पर 50 ओम है, यहाँ पर भी 50 ओम, ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग सेकंड जो R1 R2 है, ये R1 मान लीजिए, ये R2, सेकंड जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे तो आइडियली कितना आना चाहिए, 50 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यहाँ इसके पैरेलल में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। वो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी में एक आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो नहीं होता है, हाई होता है जरूर। तो ये जो कभी-कभी क्या होता है
ये मीटर जो कभी किसी मेजरमेंट में यूज किए जा रहे हैं, ये खुद जो है एज ए लोड काम करने लग जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से करंट आएगी, तो वो करंट मैक्सिमम करंट तो 50 ओम से जाएगी, और लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो है, सम अमाउंट ऑफ करंट वो वोल्ट मीटर से भी जाएगा। दैट मीन्स एक मीटर को हमने लगाया केवल मेजरमेंट के लिए, लेकिन वो सप्लाई से कुछ करंट को कैरी कर रहा है फॉर इट्स ऑपरेशन, या फिर जो है ये खुद लोड की तरह काम कर रहा है। इस इफेक्ट को हम लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर मैं बोल दूं कि इसका रेजिस्टेंस, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इधर से कोई करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और ये इजीली पूरा 50 वोल्ट मेजर कर लेगा। आइडियली हमारे पास एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, या फिर आप ऐसा बोले प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई से हाई होना चाहिए, सो दैट लोडिंग इफेक्ट कम से कम हो। लोडिंग इफेक्ट का मतलब हमारे पास इस वोल्ट मीटर से हमारे पास करंट पास हो रही है इसके ऑपरेशन के लिए। करंट पास नहीं होनी चाहिए, ये लोड की तरह काम नहीं करना चाहिए। ये कब नहीं करेगा? जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको जहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस हाई मिलेगा वहां पे कम लोडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। 1000 वोल्ट पर 1 मेगा ओम पर वोल्ट, 10 मेगा ओम पर वोल्ट, तो यहाँ पर सबसे कम जो है मिनिमम हमें जो है लोडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा 10 मेगा ओम पर वोल्ट में, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा इस मीटर का। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमम लोडिंग इफेक्ट। हमें मैक्सिमम लोडिंग इफेक्ट सबसे जो कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा वहां पर देखने को मिलेगा 100 ओम पर वोल्ट। इस कंसेप्ट को जनरली सेंसिटिविटी से भी रिलेट करते हैं। लोडिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जितना कम होगा उतना लोडिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? An overhead line has 3 units in a string of insulator. String efficiency जो है 86.2% है। Voltage nearest to the conductor is 11 kV. Find the total voltage. पहले हम थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक व्यू क्लियर कर देते हैं। तीन हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें 3 इंसुलेटर डिस्क है, 1 2 3, है ना। यहाँ से जो एक कंडक्टर पास हो रहा है, उस कंडक्टर के नजदीक जो सबसे डिस्क है उस पे 11 kV वोल्टेज आ रहा है। ये V1 V2 V3, ठीक है। आपको टोटल वोल्टेज बताना है स्ट्रिंग पे कितना आएगा। टोटल वोल्टेज V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिंग इनटू डिस्क नियरेस्ट वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिस्क है, तो नियरेस्ट टू द कंडक्टर हमारे पास कौन सी डिस्क होगी? V3 वोल्टेज होगा, ये टोटल वोल्टेज V है। और यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या दिया हुआ है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी दी हुई है 0.862 और ये 11 kV दिया हुआ है हमारे पास, और हमें पता क्या करना है? टोटल वोल्टेज V। तो 0.862 इंटू 33 करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 28.45 किलो वोल्ट होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, सिंस इट इज द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो डेटा में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस आपको यही देखने को मिले होंगे, ठीक है। डेटा में मतलब हो सकता है 11 kV की जगह 12 kV दे रखा हो आपको एग्जाम में, लेकिन व्हाट इज द प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। बहुत इजी क्वेश्चन है। द ट्राई कैन बी रिप्रेजेंट बाय द 2 SCR कनेक्टेड इन एंटीपेरियल। एक ट्रायक का अगर आप सिंबल बनाते हैं तो किस तरह से सिंबल बनाते हैं? आपके पास एक SCR इस तरह से कनेक्ट करते हो, फिर दूसरा SCR उसके एंटी पैरेलल में कनेक्ट करते हो, फिर दोनों के गेट टर्मिनल को आप क्या करते हो? कॉमन करके बाहर की तरफ ले लेते हो, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो 2 SCR इन एंटी पैरेलल क्या ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ट्रायक को बिल्कुल ऐसा ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैक टू बैक कई बार ऐसा लिखा होता है, इनवर्स पैरेलल भी लिखा होता है, एंटी पैरेलल भी लिखा होता है, और कई बार जो है बैक टू बैक भी लिखा होता है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस एस अपॉन एस। बहुत सिंपल सी केस है कि हमें कभी भी ऐसा टाइम शिफ्टिंग का कंपोनेंट आए ना, तो उससे पहले हमें एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। एज वी हैव अर्लियर डिस्कस कि आपके सिग्नल सिस्टम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। आल्सो वी हैव प्रोवाइडेड इन द टेस्ट सीरीज लाप्लास ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म की टेबल भी रिप्रेजेंट की थी, उसी टेबल से जो है आपके क्वेश्चंस देखने को भी मिले। 1 अपॉन एस का जो इनवर्स लाप्लास होता है दैट इज द यूनिटी।
या फिर हम ऐसा बोले यूनिट स्टेप जो फंक्शन होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म s होता है। अगर इस ut में आप किसी टाइम t से डिले कर दो, कैपिटल टाइम t से, तो यहाँ पर जो है टाइम डिले एलिमेंट लग जाता है मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस। लेकिन यहाँ पर टाइम कांस्टेंट तो या फिर जो डिले है वो कितना है, 1 है। इसके मल्टीप्लाई में आप 1 लिख सकते हो क्या, e की पावर माइनस एस इंटू 1 अपॉन एस। तो इसका मतलब ये है कि e की पावर माइनस 1 अपॉन एस, तो इसका जो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ut माइनस 1। हो सकता है कि आपको ऑप्शन जो ut माइनस 1, del t माइनस 1, ut माइनस 2 इस तरह से दे रखे हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसकी तरह से हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली एक यूनिट स्टेप फंक्शन होगा जिसमें 1 सेकेंड का डिले होगा। क्लियर है? सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, इन ए सेकेंड ऑर्डर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम द डैम्पिंग रेशियो इज 0.8, फाइंड द रेजोनेंट पीक। ये क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हैं, इसमें एक रेजोनेंट पीक का फॉर्मूला होता है, सिंपली उसको हम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंट पीक का फॉर्मूला होता है एमा इक्वल टू 1/2 डेल अंडर रूट 1 माइनस डेल। क्लियर है? ये फॉर्मूला, इसकी एक एप्लीकेबल कंडीशन होती है, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते ये। जैसे हम जो है वहां पर लगाते थे सेकंड ऑर्डर टाइम डोमेन एनालिसिस में e रेज टू माइनस डेल पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस डेल स्क्वायर, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके और फिर हम जो है परसेंटेज पी का वर्सूट निकालते। लेकिन रेजोनेंट पीक हम ऐसा नहीं निकाल सकते, उसकी एक एप्लीकेबल कंडीशन होती है। एप्लीकेबल कंडीशन क्या होती है वो हमें कैसे पता चलेगी? एक्चुअली जो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 डेल। और हमेशा किसी भी केस में फ्रीक्वेंसी डोमेन हो, फ्रीक्वेंसी रियल होनी चाहिए। इसका मतलब अंडर रूट 1 माइनस 2 डेल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 माइनस 2 डेल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 2 डेल स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए, और डेल स्क्वायर जो है लेस देन 1/2 होना चाहिए, डेल जो होना चाहिए 1/√2। आप जीटा भी बोलते होंगे, मैं डेल बोलता हूँ, थोड़ा सा बोलने में ठीक लगता है इसलिए। ठीक है, डैम्पिंग रेशियो। तो डैम्पिंग रेशियो कभी भी ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में 0 से 1/√2 के बीच में हो तभी ये फॉर्मूला लग सकता है। 0 से 1/√2 के बीच में हो दैट मीन्स 0.707 के बीच में, ऐसा तो यहाँ है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो पीक ओवरशूट जो है वो हमेशा हम क्या कंसीडर करते हैं, अगर ग्रेटर देन डैम्पिंग रेशियो 0.707 है तो 1 ही कंसीडर करते हैं। हालांकि 0.8 डाल के भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 1.0 समथिंग कुछ आएगा, है ना, कुछ इस तरह से आएगा, वो भी नियरर टू क्या रहेगा, करेक्ट आंसर 1 ही रहेगा। तो हालांकि कंसेप्ट से नहीं भी किया है और आपने डेटा यहाँ रखा है तो भी 1 के नियर आया होगा और वो आपका करेक्ट आंसर हो गया होगा 1। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये एग्जैक्टली टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन था। टेस्ट सीरीज वाले बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। If the magnetic flux through turn of coil consisting of 200 turns t square minus 3t milliweber where t in second, find out the induced EMF at coil t equal to 4 second। एक कॉइल है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स 200, उसमें से कोई फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, पास होने दो भाई साहब। फ्लक्स जो पास हो रहा है उसकी वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 3t मिलीवेबर, मतलब फ्लक्स टाइम का फंक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं, होने दो। ठीक है, और t इक्वल टू 4 पे आपको जो है इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बताना। ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के अकॉर्डिंग E इक्वल टू माइनस NdΦ/dt, माइनस 200 d/dt फ्लक्स दे रखा है t स्क्वायर माइनस 3t मिली वेबर है तो 10⁻³ भाग ले लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 200 इंटू 2t माइनस 3 इंटू 10⁻³ अब बोला है t इक्वल टू 4 पे, वैल्यू यहाँ रख दो, माइनस 200 इंटू t इक्वल टू 4 रखोगे तो 8 माइनस 3 इंटू 10⁻³ 8 माइनस 3 दैट इज द 5 इंटू 200,000 है ना, माइनस 1000 मतलब माइनस 1 वोल्ट आएगा। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इजी क्वेश्चन आए थे। ए प्लस बी सी कैन बी रिप्रेजेंटेड है, एक्चुअली एक ड्यूअलिटी प्रिंसिपल होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी सी है ना, जिसमें हमारे पास क्या करते हैं ड्यूअलिटी प्रिंसिपल में, जैसे मान लो ए प्लस बी लिखा हुआ है
तो उसको आप चेंज कर सकते हो, प्लस ऑपरेटर को किस में चेंज कर सकते हो, डॉट ऑपरेटर में चेंज कर सकते हो इस तरह से, या डॉट ऑपरेटर को प्लस ऑपरेटर में चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं इसको ड्यूअलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्लस ऑपरेटर को डॉट ऑपरेटर में चेंज करूं, डॉट ऑपरेटर, और डॉट ऑपरेटर को किस में चेंज करूं, प्लस ऑपरेटर में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी ऐसा आ जाएगा, है ना। ऐसा है क्या हमारे पास, क्या ए करेक्ट आंसर होगा या फिर जो है हमारे पास बी करेक्ट आंसर होगा, तो ये हमें देखना है ना। इसको हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा और कंसेप्चुअली डिस्कस करते हैं। क्या ए बी प्लस ए सी गलत है या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आना चाहिए। एक्चुअली जब हम जो है ये ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल लगाते हैं, तो ये प्रिंसिपल जब हम लगाते हैं तब दो लॉ कंसीडर करते हैं, एक एंड लॉ कंसीडर करते हैं, एक और लॉ कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन आपको पूछा है ए प्लस बी सी, हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ए प्लस बी सी का ही क्वेश्चन है, और इस टेबल में देखिएगा हमारे पास ए प्लस बी सी है, यही है। इसको दो तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपके पास एंड लो है, ए प्लस बी जो है ये किस कौन से लो के तहत आता है, एंड लो के तहत आता है, और एंड लो में हमारे पास इसका जो रिजल्ट निकलेगा, ए को पहले एक बार बी से ऐड करोगे, दैट इज ए प्लस बी आएगा, फिर डॉट बीच में है ही, फिर ए को वापस जो है सी से ऐड करोगे तो ए प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बी ऑप्शन आएगा। इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास एक और लो होता है जिसको और लो भी बोलते हैं। और लो में ए प्लस बी सी की जगह आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है हमारे पास, ए डॉट बी प्लस सी, तो इसका अगर एक्सपांशन करते हैं तो ए बी प्लस ए सी आता है, ठीक है। तो अगर आप और लो कंसीडर करोगे तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंस ये जो स्टैंडर्ड हमारे पास एंड लो ही लगाना होता है इस केस में, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर करेक्ट क्या आंसर होगा, ए प्लस बी प्लस डॉट ए प्लस सी, हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, एक्सोर गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक्सोर गेट को कौन से ऑप्शन से रिप्रेजेंट करोगे यहाँ आपको बताना है। तो एक्सोर गेट को अगर आप शो करते हो तो क्या होता है, एक्सप्रेशन हमारे पास एक्सोर गेट का, हमारे पास ए और बी अगर दो इनपुट देते हैं आपके पास ए और बी, तो आउटपुट जो आता है ए बार बी प्लस ए बी बार। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसा सिंपली तो नहीं देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ए बार डॉट ए, अगर किसी की वेरिएबल को सेम के कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आता है, आपको सभी को पता है ए डॉट ए बार बी डॉट बी बार जीरो होता है, ठीक। इसमें हमें जो है डी मॉर्गन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन में तो ऐसा नहीं होगा, ए डॉट ए बार होगा, ए बार को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए बार बी बचेगा, ये तो जीरो हो जाएगा। अब सी सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या है, ए प्लस बी, ए बार बी बार, इसमें होल बार जो है इंडिविजुअल बार में चेंज हो जाता है और डॉट ऑपरेटर चेंज हो जाता है प्लस ऑपरेटर में, अगर डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं। इस पोर्शन पे डी मॉर्गन थ्योरम लगाइए हम सेकंड वाले पोर्शन। तो अगर इसका एक्सपांशन करोगे तो क्या आएगा, ए को इससे मल्टीप्लाई करो ए बार, फिर ए को बी बार से मल्टीप्लाई करोगे प्लस बी बार, फिर बी को ए बार से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बी को बी बार से मल्टीप्लाई करोगे, तो बी डॉट बी बार ये तो जीरो हो गया हमारे पास, ए डॉट ए बार ये जीरो हो गया, बचा क्या, ए बी बार प्लस ए बार बी। यहाँ पे हमें सेकंड ऑप्शन में ही एक्सोर मिल गया, तो इसलिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे भी हमारे पास इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक्सोर नहीं आएगा, हमारे पास यहाँ पर जो देखने को मिलेगा सेकंड ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 n un, हम ना जो टेबल कंसीडर करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म की, उसमें ए रेस टू एन यू एन का हम फॉर्मूला देखते हैं, ए रेस टू एन यू एन। सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 2 n यू एन, क्या होता है, जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये फॉर्मूला रहता है। तो अगर ए की जगह है हमारे पास क्या 2, दैट इज द जेड अपॉन जेड माइनस 2, सिंपली इस टेबल के थ्रू आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, जेड अपॉन जेड माइनस 2 लिख सकते हो, या फिर अगर जेड इनवर्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 जेड इनवर्स, ऐसा भी कई बार ऑप्शन में दिया होता है। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द हमारे पास ये ध्यान रखिएगा इस टाइप का एक क्वेश्चन था, जरूरी नहीं है डेटा एग्जैक्टली यही हो, ठीक है। इफ द ये हमारे पास एफ एस गिवन है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस का जो है एफ एस जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, तो इसका जो इनिशियल वैल्यू है एफ जीरो प्लस, मतलब इनिशियल वैल्यू बतानी है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे।
तो अगर आपके पास एस डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगानी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एफ एस। एफ एस हमें दे रखा है और एस टेंड्स टू हम इन्फिनिटी करेंगे, एस इंटू 27s प्लस 97 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5। एस स्क्वायर को पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, एस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एस स्क्वायर की टर्म आ जाएगी 27s स्क्वायर प्लस 97s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5। एस स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 27 अपॉन एस स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 प्लस 97 अपॉन एस प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एस 5 अपॉन एस स्क्वायर। अब रखो एस इक्वल टू इन्फिनिटी, एस इक्वल टू इन्फिनिटी रखते ये जीरो ये जीरो ये जीरो 27 बाई 1 दैट इज द कितना बचेगा 27 ही बचेगा। डी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रेडिक्स कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली कभी भी बेस अनइक्वल हो ना तो उनको डेसिमल में चेंज करके इक्वल कर सकते हैं। बेस अनइक्वल है, डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे x रेज टू 0 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x रेज टू 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 5 रेज टू 0 मल्टीप्लाई होगा, 5 रेज टू 1 और यहाँ पे 5 स्क्वायर, दोनों को डेसिमल में चेंज कर दो तो x स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू 0 मतलब 1 हो जाएगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 5 रेज टू 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू 0 मतलब 1। एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 25 इंटू 2 50 50 प्लस 53 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 53 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 48। इसको सॉल्व करोगे हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो हमारे पास x की दो वैल्यू आएगी, तो हमारे पास वहां पर जो x की दो वैल्यू आ रही है वो हमने सॉल्व कर रखा है। इसको एक तो आ रही है 6 आ रही है और एक -8 आ रही है, तो हमारे पास -8 तो कंसीडर नहीं करेंगे, 6 आ रही है तो हम जो है यहाँ पर 6 को कंसीडर कर सकते। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। If a current of 1 ampere gives magnetic flux of 1 milliampere, एक हमारे पास 1 एम्पियर की करंट जा रही है किसी कॉइल से और उसमें जो है फ्लक्स जो है वो हमारे पास 1 मिलीवेबर का है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है डेटा। हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स 200 टर्न्स है हमारे पास और देन द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक सराउंडिंग द कॉइल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है। इसके लिए तो पहले एल चाहिए ना, एल इज द फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? एन फाई अपॉन आई। क्या ये सारा डेटा दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। एन हमारे पास 200 टर्न्स है, फाई हमारे पास 1 मिलीवेबर है 10⁻³ और आई हमें 1 एम्पियर दे रखा है, तो अल्टीमेटली ये तो 0.2 आ गया, 0.2 हेनरी। अब इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, हाफ इंटू 0.2 और 1 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द 0.1 हमारे पास आ जाएगा 0.1 है ना, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 0.1 जूल लिख सकते हो या फिर 100 मिली जूल लिख सकते हो, एक ही बात हो जाएगी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट स्पेस इक्वेशन से था हमारे पास। इफ x डॉट इक्वल टू ए एक्स वेयर ए मैट्रिक्स जो है जिसको हम स्टेबिलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, उससे आपको कैलकुलेट करना है डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जनरली स्टेट स्पेस में हम कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं ना ट्रांसफर फंक्शन को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? t इक्वल टू सी फाई एस बी प्लस बी, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली डी मैट्रिक्स 0 होती है, भले कंसीडर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सी फाई एस क्या होता है? फाई एस होता है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी या फिर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ऐसा बोल सकते हैं। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको हम जो है एस आई माइनस ए इनवर्स से कैलकुलेट, बी प्लस डी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो हमारे पास जो है एस आई माइनस ए को कैसे निकालोगे? एस आई माइनस ए का एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ एस आई माइनस ए, ऐसा लिखोगे, प्लस बी प्लस डी लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है। अब जो आप यहाँ पर देखोगे सी एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए
बी प्लस डी अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ एस आई माइनस ए। अगर ऐसा करोगे तो ट्रांसफर फंक्शन आएगा हमारे पास, ये जो डिनोमिनेटर आएगा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को शो करता है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप किससे कंपैरिजन करोगे, एस स्क्वायर प्लस 2 डेल ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन। इससे कंपैरिजन करोगे तो आपको जो डेटा चाहिए डैम्पिंग रेशियो और ओमेगा, ये दोनों मिल जाएगा। अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन केस ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस। ऐसा हम करते हैं, डिटर्मिनेट ऑफ एस आई माइनस ए निकाल। डिटर्मिनेट ऑफ एस आई माइनस ए के लिए पहले तो एस आई माइनस ए निकालना पड़ेगा ना। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, माइनस ए माइनस वन 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 माइनस वन, ऐसा है, ठीक है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो एस प्लस वन माइनस वन माइनस वन, ऐसा आएगा। अब आपको जो इसका डिटर्मिनेट निकालना है, डिटर्मिनेट निकालोगे तो एस प्लस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन, ये आ जाएगा, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस वन, और माइनस वन इंटू वन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस का वन हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर, इसमें थोड़ा सा डेटा को चेंज कर दें क्योंकि इससे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। एस स्क्वायर प्लस 2s आएगा, फिर s एक ओरिजिन पे पोल आएगा, इस s इक्वल टू माइनस टू पे आएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे पोल देखने को मिलेंगे s इक्वल टू 0 पे और माइनस टू पे। फिर तो हमारे पास जो है डैम्पिंग रेशियो जो है वो हमारे पास डेल इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा ना। या फिर आप जो है अनइक्वल रियल पोल अगर आपको मिलेंगे तो डेल ग्रेटर देन वन आ जाएगा, वो कैलकुलेशन यहाँ पॉसिबल नहीं। तो हम जो है यहाँ पर डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और एक माइनस वन को हटा देते हैं। कोई भी एक हटा दीजिए, नीचे वाला या ऊपर वाला, आपके पास जो यहाँ देखने को मिलेगा एक माइनस वन नहीं, एक पे हमारे पास अंदर की तरफ माइनस वन लगा, यहाँ माइनस वन लगा देते हैं, ये हमारे पास प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो प्लस वन आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस। अब कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा, तो हमारे पास ओमेगा एन कितना आएगा, अंडर रूट 2। तो ओमेगा एन अंडर रूट 2 मतलब 1.414 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये डेटा हमने जैसा मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट ने बताया है वैसा ही कंसिडर किया है, ठीक है। इसमें कुछ चेंज हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास और कंपैरिजन करें, 2 डेल ओमेगा एन इक्वल टू 2, तो डेल ओमेगा एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और डेल इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 0.707। बी ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। Two coils having self inductance of 10 millihenry and 5 millihenry are connected in series adding connection। पहले हमारे पास ये दोनों कॉइल जो है सीरीज एडिंग में, सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 5 मिली हेनरी, ये सीरीज एडिंग में है, मतलब दोनों में डॉट सेम साइड। और जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आता है इस केस में वो आ रहा है हमारे पास 20 मिली हेनरी, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑपोजिंग, अब जो है सीरीज ऑपोजिंग में कनेक्ट किया गया, सेल्फ इंडक्टेंस सेम है, मतलब L1 L2 सेम है, L इक्विवेलेंट बताओ। तो ठीक है, फर्स्ट केस को हम देख तो लें। यहाँ पर हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस 2m का फॉर्मूला रहता है, वैल्यू पुट करें तो 20 इक्वल टू 10 प्लस 5 मिली लिखने की जरूरत नहीं है, 2m इक्वल टू आ जाएगा 5 और m इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2.5। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में सीरीज ओपोजिंग है, सीरीज ओपोजिंग में हमारे पास डॉट पोलैरिटी ऑपोजिट रहती है, कैसे लगा दो या दूसरी साइड लगा दो। L इक्विवेलेंट जो आएगा L1 प्लस L2 प्लस नहीं आके माइनस 2m आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर L इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, 10 प्लस 5 माइनस ट्वाइस इंटू 2.5, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा 10 मिली हेनरी रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 11 kilowatt is transferred या supplied from auto transformer with auto transformation ratio 0.3, find out inductively power transferred। एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, उसमें दो तरीके से पावर ट्रांसफर होती है।
एक तो इंडक्टिवली होती है और एक कंडक्टिवली होती है, ठीक है। इंडक्टिवली तो नॉर्मल एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो होती है वो तो हमेशा रहती है, STW लिखते हैं इसको, और यहाँ पे S ऑटो रहती है, मतलब जिसमें इंडक्टिवली तो ट्रांसफर होगी, लेकिन साथ ही में कंडक्टिवली भी रहती है। STW लिखो या इंडक्टिवली लिखो एक ही बात, दोनों तरीके से। अगर हमें इंडक्टिवली ट्रांसफर पावर पता करनी है तो STW पता करना है, उसका जो फॉर्मूला रहता है सिंपली SO2 का जो फॉर्मूला रहता है, S इज द KVA या MVA, ठीक है, किलोवाट में लिखा है, तो हमारे पास पावर फैक्टर को यूनिटी कंसीडर करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। STW 1 माइनस K ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर ये रहता है। तो अगर आपको STW कैलकुलेट करना है, S ऑफ ऑटो इंटू 1 माइनस K ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, दैट इज द S ऑफ ऑटो 11 किलोवाट 1 माइनस 0.3, दैट इज द 11 इंटू 0.7, लगभग हमारे पास आ जाएगा 7.7 किलोवाट। कितना आएगा? 7.7 किलोवाट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड आउट स्टेप एंगल। स्टेपर मोटर है, इसके 2-3 क्वेश्चन रहते हैं और वही रिपीट होते हैं IBPS में हर बार। स्टेपर मोटर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। रोटर टीथ हमारे पास जो है NR जो है हमें 2 दे रखे हैं, और स्टेटर टीथ हमें जो है NS जो है 3 दे रखे हैं। आपको स्टेप एंगल पता करना है। स्टेप एंगल का फॉर्मूला क्या रहता है? स्टेप एंगल का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज NS माइनस NR अपॉन NS प्लस NR इंटू 360 डिग्री। अगर आपके पास इस तरीके से डेटा दिया हुआ है ना, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 360 डिग्री। तो ये तो 1 हो जाएगा, 360 डिग्री 5, 360 डिग्री में 5 का डिवाइड करोगे कितना? 72 है ना, यहाँ पे कोई ऑप्शन 72 होना चाहिए, है ना, कोई भी एक कंसिडर कर लीजिएगा, 72 डिग्री है ना। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? और 72 डिग्री विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया? एक आपको ब्रिज दिया हुआ है, पहले ध्यान से ब्रिज को देख लीजिए, जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 ये बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया? ये ब्रिज भले ही बैलेंस कंडीशन में है, लेकिन बीच में जो रेजिस्टेंस R लगा हुआ है इसको इंक्रीज किया गया, तो इसकी वजह से करंट वैल्यू में जो यहाँ पे करंट पास होगी उसमें कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, हमारे पास बैलेंस ब्रिज कंडीशन किससे सेटिस्फाई होती है? R1, R2, R3, R4 से। R1, R4 का जो प्रोडक्ट है वो R2, R3 के इक्वल होगा, ऐसा रहता है। अगर इनकी वैल्यू चेंज होती तो बैलेंस कंडीशन हट जाती, है ना, और बैलेंस कंडीशन का मतलब गैल्वेनोमीटर में से जीरो करंट रहती। अभी बीच के रेजिस्टेंस को भले ही वेरी करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? R1, R2, R3, R4 की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है, तो बैलेंस कंडीशन हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। और इसका मतलब करंट जो है वो अनचेंज रहेगी, गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट ही पास हो। ये विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इजी क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक लॉस कैन बी मेजर्ड। डाइलेक्ट्रिक लॉस मेजर्ड इन द कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर ओमेगा सी वी स्क्वायर 10 डेल, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक लॉस मेजर करते हैं। डीसोटी ब्रिज का यूज किया जाता है, मॉडिफाइड डीसोटी ब्रिज का यूज किया जाता है, शेयरिंग ब्रिज का यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सबसे अच्छा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है और सबसे बेहतर रिजल्ट कैपेसिटेंस के केस में, दैट इज द शेयरिंग ब्रिज यूज करते हैं। वेन ब्रिज फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए किया जाता है। एंडरसन ब्रिज फॉर द इंडक्टेंस मेजरमेंट हैविंग क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 तब मेजर किया जाता है। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस क्वालिटी फैक्टर 1 से 10 के बीच में हो तब इंडक्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। हेज ब्रिज जब क्वालिटी फैक्टर कॉइल का 10 से ज्यादा हो तब किया जाता है। तो देयर इज डिफरेंट पैटर्न फॉर द ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय, अर्लियर वी हैव डिस्कस, वेरी इजी क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी को जो हम किससे मेजर कर सकते हैं? दैट इज द वेन ब्रिज। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाट मीटर, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 वाट मीटर, 2 वाट मीटर है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। मेजर टू टोटल पावर इन ए 3 फेज सिस्टम सप्लाइंग ए बैलेंस लोड 5 किलोवाट। एक वाट मीटर की रीडिंग 5 किलोवाट आती है। दूसरे वाट मीटर की रीडिंग आपके पास 1 किलोवाट आती है। इफ करंट कॉइल कनेक्शन रिवर्स, पावर फैक्टर क्या आएगा? तो करंट कॉइल के कनेक्शन को रिवर्स करोगे तो सेकंड वाले की रीडिंग नेगेटिव हो जाएगी, W2 की रीडिंग नेगेटिव हो जाएगी।
तो हमारे पास किसी एक की रीडिंग नेगेटिव ले लो। वहाँ पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर तो cos फाई होता है। cos फाई, फाई कैसे कैलकुलेट करें? फाई तो होता है tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W। ठीक है, तो यहाँ पे cos tan इनवर्स √3 W1 minus W2 that is the 5 minus 1 is 6 और 5 minus 1 6/4। इसको कैलकुलेट करोगे tan इनवर्स 3√3 अपॉन 2। ठीक है, 3√3 अपॉन 2, इसको कैलकुलेट करोगे तो 68 पॉइंट समथिंग एंगल आएगा और उसका कोसाइन लोगे तो आपके पास 0.36 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, 0.36। बी विल बी द राइट आंसर, सॉरी सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक अमीटर है, अमीटर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस 500 ओम। ठीक है, एक मीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 500। इसके पैरेलल में शंट कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है। ठीक है, 50 ओम दिया हुआ है शंट रेजिस्टेंस। फुल स्केल वैल्यू 100 मिली एम्पियर है, मीटर में से जो जाने वाली करंट है उसका 100 मिली एम्पियर करंट है। फाइंड आउट द फुल स्केल वैल्यू ऑफ अमीटर करंट। फुल स्केल वैल्यू ऑफ अमीटर 100 मिली एम्पियर है। मल्टीप्लायर फैक्टर बताइए। मल्टीप्लायर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही एक क्वेश्चन। इस सिंपली फॉर्मूला लगाया जा सकता है RHS इक्वल टू RM अपॉन M-1। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। ये करंट की यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलेगा, केवल हमें डेटा तो गिवन है, RHS गिवन है 50, RM हमें दिया हुआ है 500, M हम कैलकुलेट कर सकते हैं, M-1 इक्वल टू 10, M इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The rating of the rating 100 MVA 11 kV three-phase generator has stored energy of 400 megajoule. Find out the inertia constant S equal to G sorry आपके पास जो stored energy रहती है वो G into H रहता है। G is the KVA या MVA rating, H is the inertia constant। S हमें कैलकुलेट करना stored energy जिसमें आप MV रेटिंग का डिवाइड कर दो। MV रेटिंग का डिवाइड करोगे स्टोर्ड एनर्जी मेगाजूल में कितनी है 500, फॉर्मूला लगाओगे तो भी आ जाएगा, सिंपली मतलब यूनिट लगाओगे तो भी आ जाएगा। और MVA कितना दिया हुआ है 100 MVA दिया हुआ है, तो 400 मेगाजूल अपॉन 100 MVA 4 मेगाजूल पर MVA। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर E will be the right answer, 4 मेगाजूल पर MVA, E will be the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। पहले ध्यान से क्वेश्चन समझ लेते हैं। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट दैट इज द P max EV अपॉन X, ये क्वेश्चन रहता है सिंक्रोनस जनरेटर का। इफ द रिएक्टेंस इज J2, X हमें दे रखा है 2 पर यूनिट। एक्साइटेशन एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, एक्साइटेशन एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज E और V की वैल्यू दी हुई है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी 2/2 दैट इज द 1 पर यूनिट आएगा। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? A विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If the current in the armature of a DC series motor is increased from 5 ampere to 6 ampere, then find out the torque increment in percentage। एक DC सीरीज मोटर है, नॉर्मली टॉर्क का जो फॉर्मूला रहता है वो इस तरह से रहता है, लेकिन DC सीरीज मोटर में फ्लक्स जो है IA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाता है के सीरीज IA स्क्वायर, है ना। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर होता है इन केस ऑफ DC सीरीज मोटर इन लीनियर रीजन। ठीक है, सैचुरेशन में नहीं होगा। तो हमारे पास फर्स्ट केस में IA1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कर दो दैट इज 5 स्क्वायर के। सेकेंड केस में करंट बढ़ा IA2 के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल कर दो दैट इज द 6 स्क्वायर के। दोनों का रेशियो लो T2 अपॉन T1 का 6/5 का रेशियो लोगे तो आपके पास आ जाएगा 36/25 दैट इज द 1.4। तो सेकंड जो टॉर्क है वो पहले टॉर्क का 1.44 टाइम है, या 100 से मल्टीप्लाई करोगे 144% है। कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ? 44% इंक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
द मैक्सिमम डिमांड फॉर ए पावर स्टेशन इज 2 किलोवाट, 2 किलोवाट दिया हुआ है। इफ डेली एनर्जी कंज्यूम बाय द सिस्टम इज 20 यूनिट। यूनिट को आप कैसे लिख सकते हो, किलोवाट आवर, 20 किलोवाट आवर। आपको लोड फैक्टर कैलकुलेट करना है। लोड फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, लोड फैक्टर एवरेज वैल्यू अपॉन एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड का होता है, यही होता है ना। फैक्टर है, यूनिट लेस होगा, ये भी बात समझ में आती है। 2 किलोवाट अपॉन 20 किलोवाट इनटू आवर, ठीक है। तो यूनिट लेस के लिए तो यूनिट सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको आवर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कितने आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिल्ली का है, दिल्ली में कितने आते हैं 24 आवर, तो 48 अपॉन 20, सॉरी 48 अपॉन 20 कितना हो जाएगा, एवरेज लोड, उल्टा कर दिया, एक मिनट कैलकुलेशन उल्टा कर दिया। वैल्यू उल्टी पुट की है, ठीक है। देखो ऐसे कैलकुलेशन में ध्यान रखा करो, ऐसे जल्दबाजी में वैल्यू उल्टी पुट की है। तो वैल्यू क्या पुट की है हमने, मैक्सिमम लोड तो नीचे की तरफ है, कितना है 2 किलोवाट, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज लोड दिया हुआ है डेली का 20 यूनिट है ना, 20 किलोवाट आवर। तो हमने कंसेप्ट तो वही है, आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 20/48, है ना। कभी भी लोड फैक्टर ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हो ना, तो अगर आप कैलकुलेशन भी कर रहे हो तो तुरंत पता चल जाएगा। जैसा अभी 48/20 आया था, तो ग्रेटर देन 1 कभी नहीं आ सकता। कोशिश करते हैं कि हम नियरली इक्वल टू 1 रखें, है ना, तो जिससे कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम होती है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना होता है, ऐसी कुछ बातें होती हैं जो बेसिक कंसेप्ट बहुत काम आते हैं। दैट इज द 0.4167, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी अगर आपको पता हो कि वैल्यू कितनी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में 5 स्टेटमेंट दिए हुए। इसकी एफिशिएंसी लेस होती है, बिल्कुल गलत। इसमें ज्यादा कॉपर होता है, बिल्कुल गलत। ये वेरिएबल आउटपुट देता है, सही बात है। ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर, ऑटोमेटिक क्या होता है, ट्रांसफार्मर विद कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, कांस्टेंट नहीं, हमें वेरिएबल मिलता है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सर्किट शोन इन बिलो, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट एज इट इज, आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। टाइम कांस्टेंट आपको कभी भी कैलकुलेट करना हो, अगर आपके पास आरएल सर्किट है तो आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, आरसी सर्किट है तो डिफरेंट तरीके से। एक यहाँ पे आरसी सर्किट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आरटीएच इंटू सीटीएच, ऐसा। और आरएल सर्किट है तो एल बाई आरटीएच, ऐसा लिख देते हैं, एल टी एच अपॉन आरटीएच, ठीक है। टाइम कांस्टेंट है। यहाँ आरसी सर्किट है तो आरसी सर्किट में जब बहुत सारे रेजिस्टेंस हो या बहुत सारे कैपेसिटेंस हो, तब सिंपली कुछ नहीं करते, जो भी कैपेसिटिव टर्मिनल है उनको ओपन कर देते हैं, और उस केस में वहां पर आरटीएच कैलकुलेट करते हैं। आरटीएच के लिए वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, 2 और 2 पैरेलल, और सीरीज में हो जाएंगे किसके, 1 ओम के, दैट इज द 1 ओम प्लस 1, दैट इज द 2 ओम। तो आरटीएच तो 2 आ गया, और हमारे पास सीटीएस, ये तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है 1 फेराड दे ही रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, या टाइम कांस्टेंट हमारे पास 2 आ जाएगा। बी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक टी पैरामीटर की मैट्रिक्स दी हुई है, मतलब ट्रांसमिशन पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर भी बोल सकते हो। ये सर्किट, ये जो मैट्रिक्स है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है सर्किट जो है या नेटवर्क जो है सिमेट्रिकल है या रेसिप्रोकल, इसके बारे में कंसिडर करना। एबीसीडी अगर आप देखोगे तो ये हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि A2 है, B3 है, C1 है और D2 है। सिमेट्री की क्या कंडीशन होती है फॉर द एबीसीडी पैरामीटर, सिमेट्री की कंडीशन होती है, डिटेल टेबल दी हुई है सॉल्यूशन में, आप वहां से देख सकते हो, A इक्वल टू डी, तो ये A इक्वल टू डी है, बिल्कुल है 2। रेसिप्रोसिटी की क्या कंडीशन होती है, रेसिप्रोसिटी की कंडीशन हमारे पास AD माइनस BC इक्वल टू 1, करके देख लें क्या एक बार। A इंटू डी, दैट इज द 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, क्या 1 आएगा क्या, 4 माइनस 3, दैट इज द 1, ठीक है। इसका मतलब सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, और कौन से हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, एक डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी कौन सी मशीन में एप्लीकेबल होती है? डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, है ना। जब भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को एक सिंगल फेज एसी सप्लाई दी जाती है, तब दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से रोटेट करते हैं, और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आता है ना। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हैविंग इक्वल वेलोसिटी एंड रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वहां उसी कारण पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ नहीं स्टार्ट नहीं होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, फेज स्प्लिटिंग करते थे, और कैपेसिटर लगा के एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं और एक को मेंटेन रखते हैं, चाहे फॉरवर्ड को मेंटेन रखो या रिवर्स को मेंटेन रखो। तो फिर जो है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो पंखा फिर जो है घूमने लग जाता है। इसीलिए कैपेसिटर होना बहुत जरूरी है किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में या फैन में। हमारे पास सीलिंग फैन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 240 वोल्ट का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, 240 वोल्ट का टर्न्स रेशियो इसका जो है ट्रांसफार्मर का 2:1 है, 2:1। इधर 240 वोल्ट है इनपुट वोल्ट। आपको सेकेंडरी वोल्टेज बताना है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। सेकेंडरी को जितने टर्न्स रेशियो जिस टाइम से घटते हैं उतने टाइम से हमारे पास वोल्टेज भी घटता है, कि इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू N2/N1। नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज, और करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत सिंपल सा केस है। रेशियो अगर 2:1 से घट रहा है तो वो वोल्टेज भी आपके 1/2 ही हो जाएगा। ये कितना आएगा, 120 वोल्ट। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए नेटवर्क हैविंग 6 नंबर ऑफ नोड, है ना, नोड इक्वेशन हमारे पास 6 है, 9 आपके पास ब्रांचेस है, और इंडिपेंडेंट लूप या फिर आपको जो है केवीएल इक्वेशन बतानी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है b माइनस एन प्लस 1। नंबर ऑफ ब्रांचेस 9 माइनस 6 प्लस 1 दैट इज द 10 माइनस 6। कितना आ जाएगा, बोर्डवा से करेंगे जनरली तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, आएगा तो 4 ही, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है 4 आएगा, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए बीजेटी, एक बीजेटी है उसमें कलेक्टर करंट आपको दे रखा है, और कलेक्टर करंट 0.5 मिली एम्पियर इतना दे रखा है, और बेस करंट 0.5 माइक्रो एम्पियर दे रखा है, और आईसीबीओ दे रखा है आपको। ये क्वेश्चन पूछते हैं आईबीपीएस में, ये ऐसे क्वेश्चंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। 0.5 माइक्रो एम्पियर, तो बीटा कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आईसी इक्वल टू बीटा आईबी प्लस आईसी, ऐसा बोलते हैं। आईसीबीओ, यहाँ पे आईसीबीओ आता ही नहीं है, यहाँ तो आईसीयू आता है। ये जो केस है ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का है, आईसीयू, और आईसीयू जो रहता है 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आईसीबीओ। ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से बीटा कैलकुलेट करना, तो पहले तो सबकी यूनिट सेम रखो। एक्चुअली 10⁻⁻6 10⁻3 इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इसकी सेम यूनिट करोगे तो 500 इंटू 10 इंटू 500 माइक्रो एम्पियर ऐसा लिख सकते, 500 माइक्रो ऐसा लिख सकते हैं, 500 माइक्रो एम्पियर। अब वैल्यू रख दो 500 बीटा इंटू आई बी, 5 प्लस 1 प्लस बीटा 0.5, सॉल्व करो, बीटा आपके पास 90 पॉइंट समथिंग आएगा, 90.81 ऐसा कुछ आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली ये भी बोला गया है कि आरएसएबी में टफ पेपर बनाया, ऐसा नहीं है। सिंस वी आर हैबिचुअल टू द थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो हमें उसी की आशा है और थियोरेटिकल क्वेश्चन आना चाहिए। जनरली जब भी हम जो है, आपको आरएसएबी का स्ट्रेटेजी भी बताया होगा यूट्यूब पे, तभी बहुत स्पष्ट रूप से बोला होगा कि आईबीपीएस का पैटर्न अनसर्टेन रहता है। हालांकि हम टेस्ट सीरीज इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उस अनसर्टेनिटी को कवर कर सके, इसीलिए हमारी टेस्ट सीरीज में हर एक टेस्ट में हमने 4-5 न्यूमेरिकल रखे ही थे, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज का मकसद ही यही था कि हमारे पास कुछ फिक्स एरियाज है जहां से आईबीपीएस क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल। ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है इससे पूछता है,
न्यूमेरिकल राउट क्राइटेरिया से पूछता है, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ये बीटा आईसी यहाँ से पूछता है। कुछ फिक्स एरियाज़ है, आप अगर आईबीपीएस के पुराने पेपर को एनालिसिस करोगे तब जाके आपको पता चलेगा। उन फिक्स एरिया को आपको फोकस करना है, ठीक है? वहाँ से आपका उनके न्यूमेरिकल भी आपको ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है? सिंस आईबीपीएस का पैटर्न अनसर्टेन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ही टफ है, क्योंकि हमारी हैबिट ऐसा हो गई थी कि हम जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वी हैव टू प्रिपेयर समथिंग अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो भी होना चाहिए, ठीक है? आईबीपीएस ने थोड़ा-सा अनजज किया, ये सही बात पूर्णतया तो नहीं है, लेकिन हम क्योंकि हमें कभी प्रिडिक्शन में नहीं जीना चाहिए कि ऐसा ही पेपर आएगा। वी हैव टू गेट प्रिपेयर अबाउट द अनसर्टेनिटी, और बहुत स्पष्ट तौर से मैंने आपको बोला था कि आईबीपीएस की स्ट्रेटजी आप ऐसी रखो कि ये अनसर्टेनिटी को फॉलो करता है। तो उसी अनसर्टेनिटी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है? सिंस हमारे पास काफ़ी टाइम नहीं होता, टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करने में 1 महीना हमारा लग गया, इसलिए हम यूट्यूब पे लाइव भी नहीं आ पाए और इतना समय नहीं निकाल पाए। अदरवाइज़ हमारा फ़ोकस रहता कि थ्योरेटिकल एज़ वेल एज़ न्यूमेरिकल को हम जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते। फिर उस अनसर्टेनिटी के गैप को जो है दूर किया जा सकता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास, आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। In star connection, the phase current of each star connected phase is 2 ampere. Then the line current of each phase is, बहुत सिंपल सा केस है। स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होती है वही फेज करंट होती है। लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स, और लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होती है। यही हमें पूछा गया है कि हमारे पास अगर फेज करंट 2 एम्पियर है तो लाइन करंट भी 2 एम्पियर ही रहेगी। ये विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 3 फेज सप्लाई आपके पास नॉर्मल कंडीशन में हर एक फेज के बीच में कितना हमारे पास फेज डिफरेंस रहता है? 120 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, 30 डिग्री। सिंपली जब भी हम वेव फॉर्म प्लॉट करते हैं या फिर जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बी वीबीसी या वीए वीबीवीसी, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वीए वीबीसी। वीए को रेफरेंस मान लेते हैं तो वीएम साइन ओमेगा टी लिख देते हैं। फिर अगला वाला जो सेकंड है उसका मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं और फेज डिफरेंस जो है 180 डिग्री कर देते हैं, वीएम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। इसको जो है सिंपली हम फेजर डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ए फेज है, उससे लैगिंग 120 डिग्री पे वीबी रहेगा, उससे लैगिंग 120 डिग्री पे हमारे पास वीसी रहेगा। सबके बीच में एंगल भी 120 डिग्री रहता है। 3 फेज सप्लाई भी ड्रॉ करोगे तो भी आपके पास जो है वो भी आपके पास 120 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है, ठीक है? तो इस तरह से ये वेव फॉर्म देखने को मिलती है। अगर 3 फेज सप्लाई की वेव फॉर्म आपने बनाई हो तो वीए वीबी वीसी इन सब के बीच में कहीं से भी देखो, फेजर डायग्राम से देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो, वेव फॉर्म देखो, देयर इज गैप ऑफ 120 डिग्री। या फिर यही क्वेश्चन एडवांस लेवल पे पूछा जाता कि अगर 6 फेज है तो क्या होता, 5 फेज है तो क्या होता, तो 360 बाई एन होता है, क्योंकि ओवरऑल एक साइकिल में हमारे पास टाइम एंगल तो 360 डिग्री का है ना, वो तो चेंज नहीं हो सकता बाई एन का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the phase crossover frequency is derived very easy question, where the phase angle, phase crossover frequency is where uh, the phase angle is minus 180 degree, and gain crossover frequency where the magnitude is unit, and in decibel it is 0 dB। ऐसा हम जो है दो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और गेन और फॉर द स्टेबिलिटी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए। अगर इक्वल होती है तो मार्जिनल स्टेबल आता है और उल्टा हो जाता है तो अनस्टेबल होता है। फॉर स्टेबिलिटी ओमेगा जी लेस देन ओमेगा पी, फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी दोनों इक्वल, और ये जो है अगर ऐसी कंडीशन आए तो अनस्टेबिलिटी कंडीशन देखने को मिलती है। देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी। फेज मार्जिन गेन मार्जिन नेगेटिव हो जाए तो भी अनस्टेबल होता है, दोनों पॉजिटिव हो तो सिस्टम स्टेबल है, दोनों में से एक भी नेगेटिव हो गया तो भी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, ए स्टेप अप चॉपर as it is test series question. A step up chopper has input voltage of 220 volt, output voltage 660 volt, pulse width of the output voltage आपको बताना है
इफ द नॉन कंडक्टिंग टाइम पीरियड इज आपके पास 100 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, तो स्टेप अप चॉपर का आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होता है, वी एस अपॉन 1 माइनस एल। तो यहाँ से अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल, डी भी लिख सकते हो आप। और अगर आप देखोगे अल्फा क्या होगा, 1 माइनस वी नॉट अपॉन वी एस, नहीं वी एस अपॉन वी। ठीक है, 1 माइनस 220 अपॉन 660, 1 माइनस 1/3 दैट इज द 2/3। और ये जो ड्यूटी साइकिल होता है ये रेशियो होता है टी ऑन अपॉन टोटल टाइम का। हमें क्या पता करना है, पल्स विड्थ दैट इज द ऑन टाइम पता करना है, टी ऑन प्लस टी ऑफ। अगर इसको यहाँ से सॉल्व करोगे, टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ तो दे रखा है 100, सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो आएगा, यहाँ से सिंपली देख सकते हो ये 200 होगा, तभी तो 2/3 का रेशियो आएगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपली जब लोअर यूनिट रहती है हमारे पास एनर्जी की तो जूल रहती है, लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को के पैटर्न को आपको रिकॉर्ड करना होता है, लाइक घर के घरेलू डोमेस्टिक बिल के लिए, रेजिडेंशियल के लिए या इंडस्ट्रियल के लिए, कमर्शियल के लिए, तो हम जो किलोवाट आवर दैट इज द यूनिट को यूज करते हैं। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसीआर इज रेटेड फॉर, एक एसीआर की रेटिंग है 600 अंडर रूट 2 पीक इनवर्स वोल्टेज। इस पीक इनवर्स वोल्टेज के लिए रेटेड, तो इतना मैक्सिमम वोल्टेज सहन कर सकता है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड, वोल्टेज सेफ्टी इज 4, वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर इज 4, वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर इज 4। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एसीआर पे 600 अंडर रूट 2 पीक इनवर्स वोल्टेज आएगा तो ये डैमेज हो जाएगा। तो ये मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि भाई साहब आप सेफ्टी फैक्टर 4 ही रखो, मतलब 4 गुना कम वोल्टेज दो ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी दो, इससे 4 गुना कम, इससे 4 गुना कम होगी तो कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू 150 रूट 2 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, 1 बाई वीएम आ जाएगा 150 रूट 2। इससे ज्यादा दोगे तो एसीआर जो है 150 रूट 2 दे दो, कभी अचानक बढ़ेगी तो 300 रूट 2 तक बढ़ जाएगी, 500 रूट 2 तक बढ़ जाएगी, 600 रूट 2 तक नहीं बढ़नी चाहिए, अदरवाइज एसीआर डैमेज हो जाएगा। तो सेफ्टी फैक्टर 4 गुना रखा है, मतलब इतना कम वोल्टेज दो, इतना रिवर्स वोल्टेज आ गया तो एसीआर डैमेज हो जाएगा। ये पीक वैल्यू है। अगर आरएमएस वैल्यू चाहिए तो पीक वैल्यू बाई रूट 2, सप्लाई वोल्टेज तो वही होगा 150 बाई रूट 150 अंडर रूट 2, 150 वोल्ट आए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है जिसका जीएस हमारे पास 10 बाई एस स्क्वायर एच एस एस प्लस 1 है। स्टेडी स्टेट आउटपुट यूनिट स्टेप इनपुट आर एस 1 अपॉन एस है, आउटपुट आपको सी एस है, उसका स्टेडी स्टेट वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू, पहले सी एस तो निकाल दो तभी फाइनल वैल्यू थ्योरम निकाल के स्टेडी स्टेट वैल्यू निकाल दे। तो सी एस अपॉन आर एस देखें, ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, सोल्व करिएगा तो 10 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 1 जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, तो ये आ जाएगा 10 एस प्लस 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10 एस प्लस 10। ठीक है, ये है, इतना आ गया। तो अभी हमें तो सी एस चाहिए, तो आर एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर एस क्या है 1 अपॉन एस। अब इसकी फाइनल वैल्यू चाहिए, स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू लिमिट एस डोमेन में है तो एस टेंस टू क्या करेंगे 0, लिमिट एस टेंस टू 0 एस सी एस, लिमिट एस टेंस टू 0 एस से मल्टीप्लाई कर दिया, सी एस हमारे पास है 1 अपॉन एस 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10 एस, कैंसिल आउट। यहाँ से आप देखोगे 10 0 प्लस 0 प्लस 10, 10 बाई 10 1 रहेगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर, 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द रेंज ऑफ के फॉर विच ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, आपको जीएस दे रखा है, एच एस आप यूनिटी मान लो, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, कौन सा, क्लोज लूप सिस्टम। तो रेंज ऑफ के राउथ क्राइटेरिया से पता करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0। जी एस हमें दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फटाफट पता करने का जो तरीका होता है ना, वो
ये रहता है, जो भी डिनोमिनेटर है उसको पहले लिख दो, एस स्क्वायर प्लस 5s+9, इसको लिख दिया एस स्क्वायर प्लस 5s+9, फिर न्यूमरेटर को इसके साथ में आके यहाँ पर पेस्ट, इक्वल टू 0, एस स्क्वायर प्लस 5s+9 प्लस के माइनस के एस। तो एस वाले फैक्टर कॉमन ले लो, 5 माइनस के, और इधर आएगा 9 प्लस। ऑब्वियसली बात है कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसमें स्टेबिलिटी के लिए इनका कोएफिशिएंट जो है ये मान लीजिए बी है, ये सी है, ये सब जो है आपके पास ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, मतलब रियल होने चाहिए, पॉजिटिव रियल होने चाहिए। या फिर राउ थ्योरी बना के करो, राउ थ्योरी भी कर सकते, एस स्क्वायर एस रेज़ टू 0 1 5 माइनस 9 प्लस के 5 माइनस के 0 9 प्लस के। तो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जो है ग्रेटर देन 0 होने चाहिए स्टेबिलिटी, तो k लेस देन 5 होना चाहिए। k लेस देन 5 है स्टेबिलिटी के लिए, तो अनस्टेबिलिटी के लिए k ग्रेटर देन 5, तो हमें तो अनस्टेबिलिटी पूछा है, तो k ग्रेटर देन 5 आएगा, ये बात तो पक्की ध्यान रखें। दूसरा 9 प्लस के ग्रेटर देन 0, ये भी इसका भी हमारे पास जो है ग्रेटर देन 0 की कंडीशन रखोगे तो k ग्रेटर देन -9, ये स्टेबिलिटी के लिए। तो अनस्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, k लेस देन -9। ऐसी कोई कंडीशन आ रही है क्या? ऐसी कंडीशन हमारे पास ए ऑप्शन में आ रही है, k लेस देन -9, k ग्रेटर देन 5, ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल के लिए ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मोटर है रनिंग एट 1000 आरपीएम, हैज ए हिस्टैरिसीस लॉस 100 वाट, एडी करंट लॉस 50 वाट, द फ्लक्स इज मेंटेन कांस्टेंट बट स्पीड इज रिड्यूस टू 500 वाट आरपीएम, एट रिड्यूस स्पीड टोटल आयरन लॉसेस इज। एक बहुत सिंपल सी बात है, जनरली हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं कि एच एफ बी एम रेज टू 1.6, फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स कांस्टेंट बोला हुआ है कि एस तो पहले से कांस्टेंट है, हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली। उसी तरह एडी करंट लॉसेस K डैश एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर थिकनेस कंस्ट्रक्शन पैरामीटर है, बी एम कॉन्स्टेंट दे रखा है, K डैश कॉन्स्टेंट है, एडी करंट लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। लेकिन डीसी मोटर में अंदर कहाँ फ्रीक्वेंसी होती है? फ्रीक्वेंसी होती है क्या डीसी मोटर में? फ्रीक्वेंसी होती है क्या? हिस्टैरिसीस लॉसेस एडी करंट लॉसेस जीरो नहीं होने चाहिए, 0 वाट होना चाहिए। नहीं भाई साहब, एक्चुअली कम्यूटेटर भाई साहब लगे होते हैं, वो कम्यूटेटर भाई साहब क्या करते हैं, उसको डीसी मोटर को डीसी सप्लाई तो देते हैं, लेकिन वो कम्यूटेटर उस डीसी को इंटरनली एसी में चेंज कर देता है, और अंदर जब एसी मिलेगी तो फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल रहेगी, भले ही वो ट्रेपेजोइडल मिलो या किसी भी नेचर की मिले। तो कुल मिला के बात ये, फ्रीक्वेंसी ns इक्वल टू 120 f अपॉन p, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा हिस्टैरिसीस लॉसेस ph2 अपॉन ph1 इक्वल टू आ जाएगा n2 अपॉन f। फर्स्ट केस हिस्टैरिसीस लॉसेस का। सेकंड केस एडी करंट लॉसेस P2 अपॉन P1, ये रहेगा N2 बाई N1 का। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा 500 अपॉन 1000 आरपीएम 1/2, तो जितना पहले थे उसके आधे हो जाएंगे, 50 वाट, पहले 100 वाट थे अब 50 वाट, अब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो इसका मतलब हमारे पास ये पहले जितने थे उसका 1/4 हो जाएगा, मतलब पहले कितने थे हमारे पास एडी करंट लॉसेस थे 50 वाट, उसका 1/4 12.5 वाट, तो दोनों मिला दो कितना आ गया 62.5, कितना आ गया 62.55, ई विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द रेंज ऑफ के, ट्राउट क्राइटेरिया से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। फाइंड आउट द रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी ऑफ यूनिट फीडबैक सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज। रेंज ऑफ के आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर पहले लिख दो, मैंने आपको बताया ही है, फिर प्लस करके न्यूमरेटर में जो टर्म है वो डाल दो, 5s स्क्वायर प्लस एस 5s प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, 25s क्यूब प्लस 15s स्क्वायर प्लस
20s प्लस 3s प्लस k इक्वल टू 0। इनर टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आउटर टर्म के प्रोडक्ट से, राउथ एरिया भी लगा सकते हो, राउथ एरिया भी लगा सकते हो 20 इंटू 3 और जो k इंटू 25 है। आउटर जो टर्म है उनका प्रोडक्ट इंटर वाली टर्म से कम होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। k लेस देन 60/25 इसको देखोगे तो k लेस देन 2.4 आएगा और 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो रेंज आएगी बी विल बी द राइट आंसर। हाँ, एक क्वेश्चन आया था -9 वाला है ना, उसमें ध्यान रखना अगर 0 दिया हुआ हो ना, -9 की रेंज नहीं दी हुई है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, 0 को भी कंसिडर कर सकते हैं। प्रैक्टिकली नेगेटिव में गेन होता नहीं है हमारे पास, फिर हम 0 को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 2.4 वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द लेंथ ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस x1n x2n इज 4 एंड 3। लेंथ क्या है आप देखो, लेंथ मतलब जैसे मैंने लिख दिया डेल n प्लस 5 डेल n माइनस 1 प्लस 2 डेल n माइनस 2 प्लस 5 डेल n माइनस 3। तो इसमें ये 0 से n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 3 तक जा रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, क्या 0 1 2 3। उसी तरह सेकंड वाला भी हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, उसका लेंथ हमारे पास कुछ इस तरह से डेल n प्लस 2 डेल n माइनस। तो n इक्वल टू 0 से लेके n इक्वल टू 2 तक जा रहा है, मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी 3, ये दिया हुआ है। जब भी ऐसा हो ना, तो अगर इन दोनों का कन्वोल्यूशन करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास रिजल्ट में जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, फर्स्ट की लेंथ m, सेकंड की लेंथ n, दोनों को जोड़ दो और उसमें से एक माइनस करो, या फिर L1 प्लस L2 माइनस 1 ऐसा लिखते हैं। 4 प्लस 3 माइनस 1 7 माइनस 1 दैट इज 6 लेंथ रहेगी आउटपुट। ये 0 to 100 वोल्ट voltmeter has guaranteed accuracy of 1% of full scale reading. The voltage measured by this instrument is 50 volt. The limiting error is, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास लिमिटिंग एरर परसेंटेज में रहा होगा तो आंसर अलग आएगा, और वैल्यू दे रखी है तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों में बता दूंगा आपको कि ओल्ड एरर जनरली जो हमारे पास फास्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ओल्ड एरर इंटू ओल्ड रीडिंग इक्वल टू जो रहता है हमारे पास न्यू एरर इंटू न्यू रीडिंग, है ना। ये जो रहता है ओल्ड एरर कितनी है 100 में 1% है, 1% ओल्ड एरर है। ओल्ड रीडिंग मतलब जो हमारे पास फुल स्केल, इसको फुल स्केल भी बोल सकते हो, फुल स्केल एरर इंटू फुल स्केल रीडिंग इक्वल टू न्यू एरर इंटू न्यू रीडिंग, ये प्रोडक्ट रहता है हमारे पास। ठीक है, 1 इंटू 100 और न्यू एरर हमें पता करनी है इंटू 50। तो न्यू एरर जो आएगी रिलेटिव परसेंटेज में, ये 1% है तो ये आ जाएगा 2%, लेकिन परसेंटेज में तो नहीं दे रखी है। 50 का अगर 2% निकालोगे आएगा तो वापस वही 1 वोल्ट, 100 का 1% निकालोगे आएगा तो 1 वोल्ट। अगर वैल्यू दे रखी है वोल्टेज में, मतलब परसेंटेज में नहीं दे रखा है और यूनिट में दे रखा है, तो 1 वोल्ट ही रहेगा, चाहे दुनिया का 25 वोल्ट मेजर कर लो, भले 10 वोल्ट मेजर कर लो। समझ में आया कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि अगर 10 वोल्ट मेजर करोगे 10 वोल्ट का 10% होगा, 10 वोल्ट का 10% एक 1 वोल्ट आ जाएगा, अगेन आएगा तो 1 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एनर्जी मीटर है जिसमें मीटर कांस्टेंट के हमें दे रखा है, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, आईबीपीएस पूछता है। देखो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें हमें पता होता है कि आईबीपीएस कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और ये बेईमानी है कि अगर हम फिर भी ऐसा बोले, मैं ऐसा वर्ड तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन अंदर ही अंतरात्मा में अगर हम ऐसा सोचें कि पेपर अनसर्टेन था, हमारे पास जो है न्यूमेरिकली डेटा प्रिपेयर नहीं था, या न्यूमेरिकल हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए, हमने कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस किया। अच्छी बात है, कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ पे फोकस किया तो न्यूमेरिकल में भी सॉल्व इजीली सॉल्व होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो हर बार आता है, महा ट्रांसफॉर्म में आता है, महा डेस्कॉम में आता है, और ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कम से कम 2-3 बार दिया हुआ है।
एक बार भी नहीं, तो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ से जो है आईबीपीएस क्वेश्चन देता है, टू द पॉइंट एनालिसिस, ठीक है। हालांकि टेस्ट सीरीज के लिए बोला था, टेस्ट सीरीज का बहुत कम जो है स्टूडेंट उसको सीरियसली दे रहे थे, लेकिन जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज दिया है, इसका मतलब, और टेस्ट सीरीज दिया है अपना वाला और उसको अच्छे से प्रिपेयर किया है, उनका पेपर आई होप कि अच्छा रहा होगा, ठीक है। के दिया हुआ है हमारे पास, टाइम 75 सेकंड दिया हुआ है। सेकंड में टाइम रखते नहीं क्योंकि किलोवाट आवर है तो आवर में चेंज करना होता है ना। 1/3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो आवर में आता है ये टाइम। के हमें दिया हुआ है 1200, 5 रिवोल्यूशन दिए हुए हैं एन, तो एनर्जी जो रहता है के इंटू पी इंटू टी, एनर्जी जो रहता है, एन एन जो रहता है वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो रहता है केपीटी रहता है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको पावर कैलकुलेट करना है। ये 5 दे रखा है, ये 1200 दे रखा है, पावर कैलकुलेट करना है, ये 1/3600 क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स पावर आ जाएगा 5 इंटू 3। इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 75 भी तो है मल्टीप्लाई, 75 और पर किलोवाट आवर, 1200 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, तो हमें यूनिट भी देखनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 15/75 किलोवाट, है ना। ये आ जाएगा 15/75 किलोवाट .2 इंटू 1000, दैट इज द 200 वाट। पी आ जाएगा हमारे पास 200 वाट। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन ए चॉपर आउटपुट पावर इज, एक चॉपर में आउटपुट पावर हमारे पास 8 वाट है, एफिशिएंसी ऑफ चॉपर है हमारे पास 0.8, इनपुट वोल्टेज आपके पास 8 वोल्ट है, इनपुट करंट, एक चॉपर है, चॉपर सर्किट में हमारे पास जनरली होता क्या है, एसी को डीसी में चेंज करता है। एक इस तरह से एससीआर होता है, सिंपल अगर डायग्राम बनाए, कुछ फ्रीव्हीलिंग डायोड वगैरह नहीं लगाए तो इस तरह से एक एससीआर होता है। चॉपर जो है फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करता है, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट वोल्टेज 8 वोल्ट दे रखा है, इनपुट करंट पता करनी है, यही तो पता करनी है। तो इनपुट पावर क्या होगी, इनपुट पावर होगी 8 वोल्ट इनटू इनपुट करंट, ये जो भी होगी। आउटपुट पावर क्या होगी, 8 वाट आउटपुट पावर दी रखी है और एफिशिएंसी भी दी रखी है। एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर अगर हम देखें, 0.8 दिया हुआ है एफिशिएंसी, आउटपुट पावर 8 वाट है, तो इनपुट पावर क्या होगी 8 अपॉन 0.8, दैट इज द 10 वाट होगी। अगर यहाँ पर हम देखें इनपुट पावर 10 वाट आ गई, इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, तो 10 8 इंटू इनपुट करंट, 10/8, 10/8 हमारे पास जो है इनपुट करंट 1.25 एम्पियर। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, ये ईएमएफटी से एकमात्र क्वेश्चन था जो हमारे पास, या फिर इस क्वेश्चन को सेल्स बी रूल से भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। वहां से भी सुपर कंडक्टर वाला जो कंसेप्ट है वहां से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन कनेक्टर है आपके पास, उसमें 1 एम्पियर पर मीटर एच दिया हुआ है, रेडियस इसकी 2 मीटर है, आर जो दे रखा है 2 मीटर, इसमें से करंट कितनी जाएगी वो बता। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आई जो होता है 2 पाई आर इंटू एच, है ना। ये रहता है 2 पाई इंटू आर, हमें ये दे रखा है, ये 4 पाई आ जाएगा। 4 पाई कितना होगा, 4 इंटू 3.14, 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 12.56 एम्पियर। ए विल बी सॉरी, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49। इन ए 3 फेज 4 वायर बैलेंस सिस्टम, इफ द लाइन करंट इज 20 एम्पियर, एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम, ठीक है, और 4 वायर है मतलब न्यूट्रल भी रहेगा, ए बी सी। लाइन करंट कितनी है 20 एम्पियर,
यहाँ तक आपके पास 20 एम्पीयर आ रहा है। तो आपको न्यूट्रल वायर में कितनी करंट जाएगी? अगर ये बैलेंस है, कैसा सिस्टम है? बैलेंस सिस्टम। बैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल जो करंट रहेगी, IA, IB, IC तीनों का सम रहेगी, यही तो होगा। तीनों करंट जो आएगी, तीनों जो लाइन करंट रहेगी, इन तीनों का सम होगा। IA जो रहेगी 20 एंगल 0 रहेगी, मान लो 0 डिग्री ले लेते हैं। ये 20 एंगल -120 डिग्री, ये 20 एंगल -240 डिग्री। इन तीनों का कैलकुलेशन करोगे 0 ही आएगा। बैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल में वो करंट ही नहीं फ्लो, थ्री फेज सिस्टम है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? 0 एम्पीयर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगर फॉल्ट आ जाए, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ जाए, फिर जो है हमारे पास एक स्पेशल रिलेशन होता है जीरो सीक्वेंस करंट का। वो जीरो सीक्वेंस करंट का 3 टाइम्स जो होती है हमारे पास न्यूट्रल करंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a half wave rectifier, if the input voltage is 200 volt, AC को DC में चेंज करेगा, तो ये इनपुट वोल्टेज हमें साइनोसॉइडल नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब RMS वैल्यू है। ठीक है, एवरेज वैल्यू आपको बतानी है, V एवरेज क्या होता है? एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? Vm अपॉन पाई ना, 200 √2 अपॉन पाई। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 90 पॉइंट ऐसा कुछ है क्या? ये पीक वैल्यू दिया हुआ है कि आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है? देखो, अगर आरएमएस, ये डेटा आप चेक करना प्लीज, मुझे कमेंट में भी बताना। अगर ये आरएमएस वैल्यू है तो फिर हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई डिवाइड करेंगे, और अगर ये पीक वैल्यू है तो हम सिंपली जो है 200 अपॉन पाई। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 90.07 वोल्ट आएगा, और अगर पीक वैल्यू ये दे रखा है Vm 200 वोल्ट डायरेक्ट दे रखा है, वैसे पीक वैल्यू नहीं देते, आरएमएस वैल्यू ही देते, तो यहाँ पर हमारे पास 90 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्ट होगा। ठीक है, 90.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रेंज ऑफ की फॉर विच ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट एन अनस्टेबल क्लोज लूप सिस्टम। अनस्टेबल, इस बार स्टेबल का कोई पूछा ही नहीं, अनस्टेबल का ही पूछ रहे हैं क्या? तो ये कैसे पता करोगे रेंज के? ये अगेन राउथ क्राइटेरिया से पता करोगे। जीएस में डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं, फिर न्यूमरेटर को यहाँ पास में लिख देते हैं, SQ प्लस SAS² प्लस के। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एक टर्म मिसिंग है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। 0S लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। अब हमारे पास राउथ एरे बनाएंगे, S³ S² S⁻1 S⁻0 1 0 A के, यहाँ पे आ जाएगा के माइनस के बाई ए 0, फिर ये मल्टीप्लाई होगा के। अल्टीमेटली आप कुछ भी कर लो, के की कैसी भी वैल्यू रख लो, रियल वैल्यूज है ना, कैसी भी रियल पॉजिटिव रियल वैल्यू, के की कैसी भी वैल्यू रख दोगे आप। अगर के की वैल्यू 0 रखोगे, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 रखेगी, तो यहाँ पे S⁻1 वाली टर्म 0 आ जाएगी, और ये सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा, क्योंकि मार्जिनल स्टेबल वाले में आप जानते हैं कि पूरी कंप्लीट रो 0 हो जाती है, और उसके ऊपर वाली जो है एक रो जो होती है वो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन शो करके हमें फ्रीक्वेंसी बताती है कि जहाँ पे सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो। तो k इक्वल टू 0 करते ही सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। k की कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखोगे, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k, सिस्टम क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। k ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हो आप, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k, ऐसा भी अगर आपके कोई ऑप्शन रहा होगा तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। एक अल्टरनेटर है, वो कपल्ड है, मैकेनिकली कपल्ड है किसी मोटर के साथ। एक अल्टरनेटर है, वो मैकेनिकली कपल्ड है मोटर। पहले अल्टरनेटर की इंफॉर्मेशन या जनरेटर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या दी हुई है? इसकी भाई साहब फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज, पोल है 6, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और पोल बताने हैं। कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल सा केस है भाई, जिस स्पीड से अल्टरनेटर घूमेगा उसी स्पीड से मोटर भी घूमेगी, क्योंकि मैकेनिकली कपल्ड है। इसकी स्पीड पता कर लो, अल्टरनेटर की स्पीड पता कर दो 120 है,
अपॉन पी, ये 500 आरपीएम आएगा। 500 आरपीएम पे ही हमारे पास मोटर भी घूमेगी, तो यहाँ से भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। पी हमें कैलकुलेट करना है 120 एफ अपॉन एन, 120 इंटू 50 अपॉन एन हमारे पास कितना है 500, 10 टाइम्स हो गया, 12 पोल्स आएंगे। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर 12 पोल्स। और बहुत बेसिक सा नियम भी आप लगा सकते हैं कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी आधी हो रही है तो हमारे पास वहाँ फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, तो पोल भी आपको सेम स्पीड मेंटेन करने के लिए पोल भी डबल करने होंगे। लो रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, वेरी इजी क्वेश्चन। लो रेजिस्टेंस के लिए केल्विन डबल ब्रिज मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रो पावर स्टेशन में आपके पास क्या क्वेश्चन था, कमेंट में बताइएगा। क्या एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था या एनर्जी कैलकुलेट करने से रिलेटेड क्वेश्चन था? अगर एनर्जी कैलकुलेट करने से रिलेटेड क्वेश्चन है तो mgh से आप कैलकुलेट कर सकते हो। m इज द मास, कितना दिया हुआ है 3.6 किलोटन, 3.6 इंटू 10⁻³ किलो, तो ये हो गया। टन में फिर 10⁻³ और कर लो, इतना आपके पास किलोग्राम मास है। g है कितना 9.8 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं हम। और h हाइट है 40, तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, ध्यान रखना। लेकिन आंसर हमें किस में दे रखा है, किलोवाट में। आप सभी को पता है 1 किलोवाट आवर हम जनरली यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जूल हम लिखते हैं ना। तो अगर एनर्जी जूल में आ रखी है तो किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए 3.6 इंटू 10⁻6 से डिवाइड करो, तो इससे जो लगभग आंसर आ रहा है 392 किलोवाट आवर आ रहा है। कितना आ रहा है 392 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A transformer has a turns ratio of 2:7, 2:7, 2:7। जनरली N1:N2 भी होता है। प्राइमरी साइड वोल्टेज अगर आपके पास 240 वोल्ट है तो सेकेंडरी साइड कितना होगा, V2 कैलकुलेट करना है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो V2/V1 इक्वल टू 0 रहता है, N2/N1 रहता है। हमें V2 कैलकुलेट करना है N2/N1 इंटू V1, वैल्यू रखें 7/2 इंटू 240, 3.5 times of 240, that is the 240 into 3.5, 840 volt will be the right answer. C will be the right answer. तो मेरे हिसाब से यहाँ तक ही हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आउट ऑफ 60 55 क्वेश्चन हमने कराए, 5 क्वेश्चन अभी भी रिमेनिंग है, उनको आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी कमेंट होंगे उनके बेसिस पे हम उनको नोट करेंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ में। इस सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है ऑल इंडिया इजी पेपर सॉल्यूशंस ऐप में अवेलेबल है, वो फ्रीली अवेलेबल है, 21 रुपीज़ का कोर्स रहता है। उसमें जाके आप इस वीडियो में जो हमने एक्सप्लेन किया है सारा, वो सारा क्वेश्चंस आप वहाँ से जाके देख सकते हो। डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है हर एक का, और वहाँ से जो है आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन। और मेमोरी बेस्ड किसी क्वेश्चन में आपका कोई सजेशन है या फिर कोई डेटा चेंज है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, कट ऑफ का जो बार बार पूछ रहे थे, कट ऑफ देखो, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो ये पेपर टफ नहीं है, लेंदी जरूर है। ठीक है, पहला पॉइंट। जीके बहुत इजी आया है, नॉन टेक इजी आया है, टेक्निकल इजी है, सिंपल है, लेकिन लेंदी है। लेंदी तब कहा जा सकता है जब हमें नहीं मालूम है कि कैलकुलेटर, और उसमें आपकी गलती भी नहीं है, ये फॉल्ट है बोर्ड का कि इट शुड बी प्रॉपरली मेंशन। बोर्ड ने 2 गलतियां की, एक तो एंड टाइम पे मैथ्स को सिलेबस से हटा दिया। इट शुड बी properly informed before at the time of notification at the time of advertisement। पहली बात जो आपके हक की बात बनती है। दूसरी बात कि कैलकुलेटर अगर अवेलेबल है, इट्स मस्ट बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड। इन 2 पॉइंट पे आप जो है बोर्ड को घेर सकते, ठीक है। लेकिन पेपर इतना टफ नहीं है, मैंने आपको बता दिया पहले भी। कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लग सकता है, एंड दीज ऑल आर द फेवरेट टॉपिक्स और फेवरेट एरिया ऑफ IBPS जहां से ये क्वेश्चन लेता है।
आप चाहे दूसरे एग्ज़ाम पैटर्न सबके हमारे एग्ज़ाम एनालिसिस किए हुए हैं। ऐप में जाओगे आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ऑल इंडिया एजी पेपर सॉल्यूशन है। हमने आईबीपीएस के दूसरे और भी पेपर करवा रखे, वहाँ पे जाओगे तो आपको सेम एरिया के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर आप ऐसा बोल सकते हो कि वी वाज नॉट अवेयर अबाउट द पैटर्न, तो ये गलत है। अवेयरनेस आपके तक आपने लिमिटेड रखा, आपने किसी XYZ चैनल से केवल और केवल टेस्ट सीरीज लगाते गए, और वो जो है थ्योरेटिकल कंटेंट नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, वो लगाते गए। सिंस इट इज़ वेरी एट लेस प्राइस इट इज़ अवेलेबल, तो आप ऐसा करते गए, तो वो भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। जनरली हम टेस्ट सीरीज का प्राइस ज़्यादा रखते हैं, उसका एक रीज़न है, बहुत स्पष्ट रीज़न, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हम हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन डिजाइन। कई लोग बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज का प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर आप मानोगे, एक 25 क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए हमें लगभग 10 घंटे लग जाते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट इज एनालाइज, क्या ये आईबीपीएस पैटर्न को फॉलो करेगा, फिट बैठेगा, तब जाके टेस्ट सीरीज डिजाइन होता है, ऐसे नहीं होता है रैंडम। तो दैट्स वाई वो हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग, हमारी टीम के अकॉर्डिंग, जो टीम की मेहनत लगी उसका हम प्राइस भी रखते अकॉर्डिंग टू आवर जस्टिफिकेशन। बाकी आपके और भी सजेशन रहेंगे, दैट आर मोस्ट वेलकम। आप अच्छे से सक्सेसफुल हो आप किसी भी एग्जाम में, जैसे आगे फर्दर आरपीएससी आईएन आ रहा है, उसकी भी टेस्ट सीरीज हम लाने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज लगभग सेम रहेगा, बट फुल लेंथ में अप्रोच चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट वाइज में हमारे पास केवल कंसेप्ट गेन करना होता है, तो दैट इज़ वेरी ओके। तो वो लगभग जो आरएसबी की टेस्ट सीरीज है वैसा ही रहेगा, लेकिन फुल लेंथ में आपका अप्रोच चेंज होगा। फुल लेंथ में टू द पॉइंट जो आरपीएससी क्वेश्चंस जैसे बनाता है। सब्जेक्ट वाइज हम जो है 2 पैटर्न में टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराते हैं। पहला पोर्शन जो रखते हैं वो सब्जेक्ट वाइज रखते हैं, वो केवल इसीलिए रखा जाता है सो दैट उस सब्जेक्ट का आपके पास कोई भी वीक पॉइंट हो टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर होता है। एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है, और जब वो सारे वीक पॉइंट कवर हो जाएँ, तो फुल लेंथ जब आप अप्लाई करो, फुल लेंथ टेस्ट जब अपीयर हो, तो वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ। टेस्ट सीरीज को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो फुल लेंथ में अप्रोच हम जो है आरपीएससी के अकॉर्डिंग रखेंगे, और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू मच सो मच। आपके और सजेशन होंगे तो दैट आर मोस्ट वेलकम एट द व्हाट्सएप ग्रुप, और पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा ही परेशान हो तो आप कॉल कर सकते हैं 9602287001। टिल देन थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।